सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। 15 एपिसोड्स हम लोगों ने स्टेरॉइड सीरीज के शूट कर लिए हैं और आज हमारा 16th एपिसोड है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स सीरीज का। बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, मेरे बीच में और वीडियोस भी बनाई, जैसे कल जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड करी थी दैट वाज अबाउट हाउ टू इंजेक्ट स्टेरॉइड या एक नॉर्मल वैक्सीन। वो भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा। बहुत सारे मेरे दोस्त भाई मित्र मैसेज करते हैं रिगार्डिंग प्लान्स ये वो, लेकिन प्लान्स को देख के वो फिर डर जाते हैं, कह सकते हैं हम, क्योंकि वो पे करना नहीं चाहते। देखो, जितना मैं हर बारी बोलता हूँ, जितना फ्री का ज्ञान है वो इसी चैनल पे मिलेगा, और जो पेड रहेगा वो ऑब्वियसली पेड रहेगा। इसके ऊपर आपने कुछ भी जाना है तो वो पेड रहेगा। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनावर। अरे वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आगे आ रही हैं। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। जैसे कि मैंने बताया, आज हमारा 16th एपिसोड है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का। इसका नाम है अनावर। हम सब ने जिन्होंने एनाबॉलिक्स यूज किए हैं, कभी ना कभी अनावर यूज करी होगी या सुना तो होगा ही। अनावर का एक नेम और है, उसको हम बोलते हैं ऑक्जेंड्रोलॉन। ऑक्जेंड्रोलॉन या फिर अनावर, वन एंड द सेम थिंग। बाकी ओरल्स की तरह जो हमारे बाकी ओरल्स हैं, जिनको डायनामोल हो गई, एनाड्रोल हो गई, हेलोडेस्टिन हो गई, या मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हमारे ओरल्स हैं वो 17 अल्फा एल्काइलेटेड होते हैं। ठीक है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर 17 अल्फा एल्काइलेटेड के बारे में बताया है, लेकिन मैंने कभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आप बात तो करते हो इसके बारे में, ये है क्या? 17 अल्फा एल्काइलेटेड का मतलब होता है कि आपका जो भी केमिकल सब्सटेंस है, जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है, वो 17th पॉइंट पे, 17th एटम पे उसको ऑल्टर किया गया है ताकि वो आपके लिवर के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, और लिवर उसको इजीली मेटाबोलाइज कर पाए। और इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर 17 अल्फा एल्काइलेटेड जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक रहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि नॉर्मल स्टेरॉइड से ज्यादा देर तक रहते हैं। ये इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है, और इसके अंदर भी इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये 17 अल्फा एल्काइलेटेड है। सो ये बॉडी के अंदर ज्यादा देर रहता है। ज्यादा देर रहता है तो लिवर को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है इसको मेटाबोलाइज करने में, क्योंकि वो बार बार लिवर से पास होता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये लिवर टॉक्सिक भी हो जाता है अगर ये हाई डोजेज। सो आई होप 17 अल्फा एल्काइलेटेड का कंसेप्ट आपको समझ आ गया है कि 17th एटम पे जाके उसकी जो चेंजेस, जो ऑल्टरेशन की होती है ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर इजीली मूव करे बार बार और ज्यादा देर तक रहे, वो सब्सटेंसेस को 17 अल्फा एल्काइलेटेड बोलते हैं। फाइन, तो मैंने अपनी वीडियो में बताया कि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी ओरल्स हैं वो 17 अल्फा एल्काइलेटेड होते हैं। डायनाबोल पे वीडियो आ चुकी है, एनाड्रोल पे आ चुकी है, और भी शायद एक दो पे आई है, आई डोंट रिमेंबर। ट्रीनाबोल पे आ गई है। ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट इट इज। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, अब यहाँ पे फिर लोग बोलेंगे कि आप पिछली वीडियो की बात करो। देखो, जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा इंटरलिंक्ड है, चाहे पीसीडी का है, प्रिकॉशंस का है, कुछ भी है। तो जो मेरी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स की वीडियो थी उसके अंदर हमने बात करी थी डीएसटी के बारे में, डीएसटी डेरिवेटिव्स के बारे में। सो अनावर भी एक डीएसटी डेरिवेटिव है। डीएसटी का मतलब होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसको हम बोलते हैं, इट इज 5 times more powerful than testosterone। बहुत सारे लोग इस पर ज्ञान देते हैं कि ये 5 times मोर एनाबॉलिक नहीं होता, 5 times मोर पावरफुल नहीं होता। देखो, इस पर बहुत सारी स्टडीज हैं और बहुत सारे मेरे पास नोट्स बने हुए हैं कि ये 5 times होता है। 5 times का मतलब इसमें ये नहीं है कि डायरेक्टली 5 times रेशियो पे हो जाएगा। ठीक है, इस पे बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं। जैसे अगर हम अनावर की बात करें तो अनावर में क्या मॉडिफिकेशन है कि जो इसकी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो है ना, सबको पता है कि हर एक स्टेरॉइड्स की एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो होती है। एनाबॉलिक का मतलब होता है हमारा जो मसल्स बनते हैं हमारे, और जो एंड्रोजेनिक है वो मैस्कुलिन फीचर्स के ऊपर, जैसे डीपनिंग ऑफ वॉइस, फेशियल हेयर ग्रोथ, डेंसनिंग ऑफ हेयर,
जो भी हमारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एनहेंस करने को एंड्रोजेनिक फीचर्स। जो भी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो रहेगी, जिसके अंदर एनाबॉलिक की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो मसल बिल्डिंग में ज्यादा काम करेगा, जो एंड्रोजेनिक होगी वो एंड्रोजेनिक कैपेसिटी में ज्यादा काम करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो एनाबॉलिक कैपेसिटी है वो तो 5 टाइम्स है हमारी, लेकिन एंड्रोजेनिक इतनी नहीं है, नियर अबाउट बहुत कम है, ना के बराबर है। अब ऐसा क्यों है, देखो हर एक सॉल्ट की जब ऑल्ट्रेशन होती है या साइंटिस्ट या उसको बनाने वाला जब उसको ऑल्टर करता है तो इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो पिछले सॉल्ट से बेटर बनेगी। इसी तरह जब हमारा जो है ना उसकी टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन अकेले से या टेस्टोस्टेरोन बेस रख के हम बहुत अच्छा मसल मास गेन कर सकते हैं। उसकी जो रेशियो है वो 1:1 होती है कि जितने उसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स है उतने ही उसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एनाबॉलिक इफेक्ट्स जरूर ज्यादा है लेकिन एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स नहीं। ठीक है, सो ये एक डीएसटी डेरिवेटिव जरूर है, लेकिन इसके अंदर आपको एनाबॉलिक इफेक्ट्स मिलेंगे, एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स उतने नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। कैसे है वो हम आगे बेनिफिट्स और इस दोनों में कवर करते हैं। तो वैसे आगे मूव भी करते हैं। तो ये हमारा था व्हाट इट इज हो गया। बेनिफिट्स में बात करें तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके एनाबॉलिक जो इसकी कैपेसिटी है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका जो मसल मास होगा वो बहुत अच्छा बनेगा, अच्छे मसल्स डेवलप होंगे व्हाइल यू आर यूजिंग अनावर। एंड्रोजेनिक फीचर्स इसके नहीं है या कह लो बहुत कम है, तो इस पे जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। सो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आता है फॉर फीमेल्स। बहुत सारे लोग इसको फीमेल्स के लिए यूज करवाते हैं, मैं भी करवाता हूँ, लेकिन द थिंग इज व्हाट अबाउट डोजेज। तो डोजेज के अंदर हम उसको भी कवर करेंगे, क्या डोजेज सेम रहेगी, क्या डोजेज डिफरेंट रहेगी बॉयज में के लिए, गर्ल्स के लिए, उस पर हम आते हैं बाद में। तो क्योंकि एंड्रोजेनिक फीचर्स कम है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे, फेशियल हेयर नहीं आएगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस नहीं होगा, तो ये फीमेल्स के लिए भी एक आइडियल कंपाउंड है। ठीक है, सो बेनिफिट्स जितने हमारे स्टेरॉइड्स हैं सबके जो बेनिफिट्स हैं इसके भी वो बेनिफिट्स रहेंगे। जैसे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, वैसे भी बढ़ेगा क्योंकि एनाबॉलिक फीचर ज्यादा है। ठीक है, आपका पॉजिटिव नाइट्रोजन रिटेंशन होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी। ठीक है, रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड के अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं और आपकी जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई थोड़ा जल्दी होगी। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स में कवर होंगे। सबसे बड़ी बात है ये लीन गेन्स में आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि एंड्रोजेनिक कैपेसिटी जीरो होने की वजह से या कम होने की वजह से वाटर रिटेंशन इसमें बिल्कुल नहीं होगी। ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि नो वाटर रिटेंशन विल बी देयर अगर आप बेनिफिट्स की बात करते हैं। ठीक है, देन कम्स पॉसिबल रिस्क। पॉसिबल रिस्क या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, जैसे कि सभी में बोला जाता है, सबसे पहली बात है, अब यहाँ पे एक ना मुझे क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था पिछली भी एक वीडियो के अंदर कि जैसे एनाड्रोल है उसके अंदर हमें वाटर रिटेंशन कम रहता है, तो कम वाटर रिटेंशन होने की वजह से मेरे को आगे से क्वेश्चन पूछता है बंदा एक कि सर जब वाटर रिटेंशन कम है तो बीपी इश्यूज कैसे हो सकते हैं। देखो वाटर रिटेंशन हम मानते हैं कि फ्लूइड रिटेंशन बॉडी के अंदर हो गई है तो बीपी इश्यूज होंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना फैट बढ़ गई है, एस्ट्रोजन बढ़ गया तो आपके लिपिड्स खराब हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात करते हैं ना, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर जब मूव करते हैं तो सबसे पहले आरबीसी का काउंट बढ़ाते हैं, उससे हमारा ब्लड जो है वो थिक होता है, डेंस होता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारी वेन्स है या आर्टरीज है या कैपिलरीज है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होगा, इधर से हार्ट ब्लड दे रहा है। और ये अगर आप ऐसे देखो तो अब इसका ये फेस जो है मुंह बंद है, ठीक है, छोटा है। जब इधर से ब्लड आ रहा है और ब्लड हो गया है अब गाढ़ा, गाढ़ा इन द सेंस कैसे बोले, डेंस हो गया है, विस्कोसिटी बढ़ गई है, तो इस ये जो आर्टरीज का पॉइंट है ये सेम है, मतलब उनकी जो ओपनिंग है वो सेम है, जो साइज है वो सेम है। तो ब्लड इधर से आ रहा है, अब वो धीरे 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 रुक रुक के जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो डेंस हो गया है, आर्टरीज वैसी है वो डायलेट नहीं हुई है, वेन्स डायलेट नहीं हुई है, तो ब्लड को ट्रैवलिंग में दिक्कत आ रही है। अब उस दिक्कत की वजह से हार्ट जो है, हार्ट को आप एक पंप समझो, जैसे अगर आप गाँवों में देखो ना, गाँवों में टुल्लू पंप लगे होते हैं, टुल्लू पंप बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं, टैंकियां जैसे बड़ी बड़ी टैंकियां होती है गाँवों के अंदर, तो पानी उसमें चढ़ाने के काम आते हैं, मतलब पानी भरने के वो काम आता है। आप वो नीचे लगा होता है, उसका प्रेशर इतना होता है इलेक्ट्रिसिटी से कि पानी बहुत प्रेशर से आता है। जैसे हम कभी कार आप धुलवाने जाओ तो आप देखते हो वहां पे मोटर लगी हुई है, वो पानी एकदम प्रेशर से आता है और पाइप से निकलता है, राइट। तो वही चीज इसमें इधर से अब क्या करेगा, क्योंकि हार्ट का तो काम है कि उसने जो ब्लड को है वो पास करवाना है, तो हार्ट बहुत जोर से बहुत तेज पंप करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्लड आगे फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। लेकिन जो आर्टरीज है, जो ये आर्टरीज है, मान लो ये आर्टरी है या वेन है, तो इसकी साइडों पे प्लाक्स जमना शुरू हो जाएगा, जिसको आप हिंदी में बोलोगे काई। अगर आपने कभी घर में टैंकी साफ करी हो
तो आप देखो कि अगर पानी के लिए टैंकी है उसको साफ करते हैं तो साइडों पे ग्रीनरी जम जाती है, वो एक तरह की काई है, ठीक है। वो पानी की वजह से कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, लेकिन इसमें भी ऐसे ही है, वो प्लाक्स जम जाएगा। जब वो प्लाक्स जमेगा तो हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा। जब हार्ट एक्स्ट्रा प्रेशर देगा तो बीपी जो है वो इंक्रीज होगा। बीपी इंक्रीज हो रहा है तो भाई साहब आप समझ लो कि आपको लिपिड्स की प्रॉब्लम आएगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी भी हम पॉसिबल साइड इफेक्ट्स जितने हम बोलते हैं वो सभी आएंगे, ठीक है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि अगर हमारी ये एंड्रोजेनिक कैपेसिटी है नहीं या कम है, सिर्फ एनाबॉलिक कैपेसिटी है तो रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम नहीं होगी। सिर्फ एक फ्लूइड रिटेंशन है यानी कि वाटर रिटेंशन है, वो आपको नहीं होगा क्योंकि ये लीन गेन्स देगा। बाकी एज इट इज सारे हो सकते हैं। डीएसटी डेरिवेटिव है, आपके हेयर फॉल भी हो सकता है अगर आप प्री डिस्पोज हो या जेनेटिकली प्री डिस्पोज हो, आपकी हेयर लाइन थिन है, पैची हेयर लाइन है, तो डीएसटी डेरिवेटिव होने की वजह से अनावर हेयर फॉल कर सकता है, ठीक है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने टेस्ट यूज कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चंस भी आए थे पीछे, सर मैं टेस्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे टेस्ट की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, मैं क्या करूँ? क्या मैं ट्रेन यूज कर रहा हूँ, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मैं क्या करूँ? भाई अकेला टेस्ट से ट्रेन हेयर फॉल नहीं करेगा। आप मुझे बताओ ना पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, पूरा कॉम्बिनेशन मंगाते हो बीच में अनावर डाली हुई, आपने डीएसटी डेरिवेटिव भी डाल लिया, आपने नाइट्रोन फैमिली को भी डाल लिया, टेस्ट भी आप हाई डोजेज पे ले रहे हो, तो आप डायरेक्टली सिर्फ अनावर को कैसे बोल सकते हो कि अनावर ने आपका जो है वो हेयर लॉस कर दिया? बाकी चीजों का क्या है? बाकी भी तो है, ठीक है। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को जब भी यूज करो, ठीक है, उनको यूज करो किसी गाइडेंस के अंदर। आप ऐसा मत करो कि भाई कोई बात नहीं लगा लिया यार, ठीक है, ओके, ये खा लेंगे वो खा लेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा, आज भी मुझे एक बच्चे का मैसेज है, बच्चा ही बोलूंगा यार, बिगिनर था, इस पे मैं बात भी करूंगा। उसका साइकिल था टेस्ट डेका बोल्डी, मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर बताया टेस्ट डेका बोल्डी, मैंने यूज भी किया, मैं क्लाइंट्स को यूज भी कराता हूँ। लेकिन देखो सीन क्या है, मेरे क्लाइंट्स बिगिनर होंगे तो कभी भी टेस्ट डेका बोल्डी नहीं यूज करेंगे, हम सिंगल कंपाउंड करते हैं हमेशा यूज, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 जब जैसे जैसे वो ग्रो करता है फिर हम कंपाउंड ऐड करते हैं। अब टेस्ट डेका बोल्डी अब बीइंग अ बिगिनर अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके भी बाद मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 19 और फैमिली को जब आप करते हो पहले तो अवॉइड करो, लेकिन अगर आप कर रहे हो 19 और फैमिली को, आप यंग एज में हो, 20s में हो, 19, 20, 25 तक हो या इवन 28 तक भी हो, तो जो आप नैंड्रोन फैमिली को यूज करोगे वो पीसीटी में बहुत ज्यादा टाइम देगा, आप बहुत देर तक सप्रेशन रहेगा, एचपीटी बहुत देर तक सप्रेस रहेगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपको पीसीटी में भी उतना टाइम चाहिए। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है किसी भी स्टेरॉइड को यूज करने के टाइम पे आप कॉम्बिनेशन कैसा बनाते हैं। सो आपको पॉसिबल रिस्क कवर हो गए। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। बल्किंग के टाइम पे अनावर को लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि वो वाटर रिटेंशन देगा ही नहीं, वो लीन गेन्स देगा, लीन गेन्स भी आपको बहुत थोड़े देता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े दैत्य बन जाओगे कि अगर आपको लीन गेन्स दिए जा मतलब आप अनावर यूज कर रहे हो तो आप कोई दैत्य नहीं बन जाओगे, कोई बहुत बड़े राक्षस नहीं बन जाओगे, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही दिखोगे। कोई इतने ज्यादा गेन्स नहीं है, ऑल्दो वो 5 टाइम्स ज्यादा है एनाबॉलिक। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, यहाँ पे तो बता रहे हो 5 टाइम्स एनाबॉलिक जा रहा है तो मसल ज्यादा बनाएगा, ऐसा नहीं है। देखो डोजेज भी मैटर करेगी ना, अनावर की अगर हम डोजेज की बात करें तो ये टैबलेट 10 mg में आती है और टेस्टोस्टेरोन 250 mg 1 ml का होता है मिनिमम। अनैथ्रेट की बात कर रहा हूँ या साइप्रोनेट की बात कर रहे हैं, ये प्रोपिनेट की हम कभी बात नहीं कर रहे, शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो वो तो 250 mg में आ गया, तो अगर आपने 1 ml लगाया तो 250 mg है। अब यहाँ पे 10 mg है, 10 mg मतलब 25 गोली एक दिन में खाओगे, 25 टैबलेट एक दिन में खाओगे तब जाकर 250 mg होगा। जब उनकी डोजेज ही मैच नहीं करती तो ऑब्वियसली अनावर कभी भी टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा आपको मसल मास जनरेट करके नहीं देगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस की बात करें, कॉम्बिनेशन को हम शॉर्ट एस्टर के साथ ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आप ट्रेनेसिडेट के साथ कर सकते हो, टेस्टाप्रोपिनेट के साथ कर सकते हो, मैस्ट्रोन के साथ कर सकते हो, एनपीपी के साथ कर सकते हो, प्राइमोलोन के साथ कर सकते हो, विंस्ट्रॉल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। लीन गेन्स के लिए यूज होगा या फिर कटिंग साइकिल में यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर आप ट्रेन यूज कर रहे हो तो मेरी तरफ से जो मेरे क्लाइंट्स या जो मेरे पास बच्चे हैं जब वो ट्रेन यूज करते हैं मैं उनको अनावर जरूर लगवाता हूँ, क्योंकि अनावर मसल वेस्टिंग नहीं होने देता, मसल मास को प्रिजर्व करता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अनावर व्हेन यू आर इन कटिंग। और जो लोग बोलते हैं मैं नहीं यूज करूँ, ठीक है, मत करो, आप कुछ भी मत करो, ठीक है। जब स्टेज पे जाएंगे तब देखेंगे कि आप कैसे दिखते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने एथलीट्स हैं वो एटलीस्ट स्टेज अगर शो मान लो 18 दिसंबर को, सॉरी 18 जनवरी को शो है, तो 18 दिसंबर तक हमारा क्लाइंट रेडी है। अगला 1 महीना उसकी पॉलिशिंग जाएगी, कब वाटर छोड़ना है, कब क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे कोचेस क्या करते हैं वो मेरे पास एक लड़की आई थी, सबको पता है, मैंने बहुत वीडियोस डाली हैं उसकी,
और उन्होंने मुझे बताया था जो वो उनके एक्स कोच के पास थे, बीइंग अ फीमेल ऑल्सो उनको नमक और पानी छुड़वा दिया गया था। भाई नमक और पानी की मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पीक वीक में जाएंगे, नमक छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे, हमारी बॉडी ड्राई होगी। जैसा आप अपना पीक मंथ शुरू करने से पहले लग रहे हो बहुत ज्यादा वाटर है, या पीक वीक की बात कर लो, पीक वीक में शुरू करने से पहले आप जैसा लग रहा है कि बॉडी में वाटर है, तो पीक वीक में कोई जादू नहीं होगा, लिखवा लो, डायरेटिक मार लो, कुछ कर लो, कंडीशन नहीं बनेगी। बहुत से लोग डायरेटिक मार के लगा के पीजीसीएल, एओडी, एमएससीपी3, पीजीएफबी का पता नहीं, मैंने सुना था वो भी आता है, वो लोग वो चीजें लगा के लोग वाटर निकालते, वाटर आउट कर देते, लास्ट 6 यूज कर रहे हैं, कर लोगे, लेकिन कंडीशन नहीं बनेगी। कंडीशन बनाने के लिए आपको एक कोच की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप साइकिल करते हो तो साइकिल को कंप्लीट साइकिल करो, ठीक है। आपको नहीं पता कि कौन सा सॉल्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, कितना आपके उसमें टाइम है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन हमेशा बनते हैं एक अच्छे कोच के साथ, वैसे नहीं बनेगी। तो टेस्ट बेस तो आप रखोगे इसके अंदर भी ना, ठीक है। अब उधर से आप टेस्टा नेथलेट चला रहे हो, उधर से आप ट्रेंड एसिटेट चला रहे हो, साथ में आप अनावर लगा रहे हो, तो वो कॉम्बिनेशन की अगर मैं रेटिंग की बात करूं, मैं नेगेटिव में भी रेटिंग आ दूं इसको, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। ड्यूरेशन, जी ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो समवेयर फ्रॉम 12 to 16 वीक्स आप इसको यूज करोगे। क्यों? क्योंकि 10 mg की टैबलेट है, तो लिवर मेटाबोलाइज भी करता है, 17 अल्फा एल्काइलेटेड भी है, ज्यादा हैवी डोज पे नहीं जाएगी, तो बहुत कम मसल मास गेन करेगी। सो विजिबल रिजल्ट देखने के लिए 12 वीक्स आपको चाहिए मिनिमम, यानी 3 से 4 महीने चाहिए ताकि विजिबल रिजल्ट हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 महीना 2 महीना चला के बंद कर देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सी मैक्स होता है, टी मैक्स होता है, ठीक है। अपनी बहुत सारी वीडियोज में मैंने इसको समझाया है, इवन ग्राफ भी देख के बता के समझाया है। टी मैक्स वो टाइम है जब आपका एक ड्रग एक सिस्टम के अंदर पीक करने को ले रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहाँ पे बनाए इसको, चलो यहाँ मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमने यहाँ पे गए और यहाँ से ऐसे नीचे आ गए, ये हमारा एक नॉर्मल सा ग्राफ है। तो ये हमारा जो है ये है हमारा टाइम, और ये है हमारा जो ये है हमारी डोजेज। तो टाइम मैक्स कब होगा? टाइम मैक्स होगा इस पॉइंट पे, और डोजेज मैक्स कब होगी? इस पॉइंट पे। यानी कि वो टाइम जब एक डोज मैक्सिमम अपना रिजल्ट देने को लगाती है, दैट इज कॉल्ड द सी मैक्स एंड टी मैक्स ऑफ एनी ड्रग। हर ड्रग में होता है, पैरासीटामोल की गोली खा रहे हैं उसका भी सी मैक्स और टी मैक्स होता है, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। सो डोजेज की इसी वजह से हम बोलते हैं कि ड्यूरेशन जो है वो इतनी होनी चाहिए ताकि बॉडी के अंदर विजिबल रिजल्ट्स दिख पाए। डोजेज की बात करें, मेल फीमेल दोनों को यूज होगा, तो डोजेज भी उस हिसाब से होगी। नॉर्मल इसकी डोजेज जो रहती है वो 10, यहाँ फीमेल कर लो और यहाँ मेल कर लो, ये एक ही ड्रग है जो मैं दोनों को देने के लिए रेकमेंड करूंगा, ठीक है। पहले मेल्स की बात करेंगे, 10 mg की टैबलेट है, तो मिनिमम आप 30 mg से शुरू कर सकते हो एंड मैक्सिमम यू कैन गो टू 60 mg। इससे ऊपर आप नहीं जाओगे, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है जाने की, बिल्कुल भी नहीं जाओगे, क्योंकि दिक्कतें बढ़ेंगी। फीमेल के लिए आप 5 mg से शुरू करोगे एंड मैक्सिमम यू कैन गो टू 15 mg। एक्सट्रीम केसेस में 20 mg जाओगे। एक्सट्रीम केस कभी फीमेल का होता नहीं, वही बात आ गई कि आपने फीमेल को पहले रेडी नहीं किया, फिर एंड में जाके आप रेडी कर रहे हो, तो आप 20 mg तक जा सकते हो। 5 mg तक रखोगे तो देयर आर चांसेस कि उसमें पीरियड्स भी बंद नहीं होंगे, ठीक है। सो आप इसको 5 mg तक भी रख सकते हो, 5 mg तक ही रखो, नॉर्मली 5 mg ही रखो। जॉइंट वीन एचसीएल कंबाइन कर दो और चीजें कंबाइन कर दो, फीमेल को एनाबॉलिक से थोड़ा सा दूर रखो। मैस्कुलाइन फीचर्स नहीं आएंगे, डीपनिंग ऑफ वॉइस नहीं होगा, जैसे हमने पहले बात करी। मेल्स में भी 30 to 60 mg इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन अगर एक्सट्रीम केसेस में जाना ही चाहते हो, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं 80 mg पे किसी को नहीं चलाता, स्टिल आप 80 mg पे जा सकते हो, ठीक है। सो ये हमारी होगी प्रिकॉशंस में। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि जो मेरी प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस वाली वीडियो अगर आपने उसको देखा हो तो मैंने ऑर्गन वाइज चीजें बता रखी है, क्योंकि एनाबॉलिक कैपेसिटी इसकी कम है, सॉरी ज्यादा है, और एंडरोजेनिक कम है, तो प्रिकॉशंस ऑर्गन वाइज ले लो, ज्यादा बेटर है। लिवर के लिए, किडनी के लिए, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड, बेरेंडन 40, टेलमिसार्टन, सॉरी, तो मैंने हर चीज उसके अंदर बता रखी है, तो आप उसको देख लो, तो सेम उसको फॉलो करो। पीसीडी इसकी मस्ट हो जाएगी, क्योंकि एक तो डीएसटी डेरिवेटिव सप्रेशन तो होगी होगी, दूसरी बात यह है कि आप उसको कभी अकेले नहीं चलाओगे, कोई भी ओरल स्टेरॉइड्स को कभी अकेला मत चलाओ। ये मेरा एक गोल्डन टिप है आप लोगों के लिए, कि अगर आप ओरल स्टेरॉइड को अकेला चला रहे हो तो डोज बहुत लेनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको सिर्फ इसको चला रहे हो तो 50 mg के लिए मैंने पहले भी बताया 25 गोलियां 30 गोलियां एक दिन की खाओगे
वो उल्टा नुकसान होगा, ठीक है। तो पीसीटी करोगे, डिपेंड करता है कि आप कौन से सॉल्ट साथ में यूज कर रहे हो, उसका जो हाफ लाइफ होगी उसमें +1 करके उसके नेक्स्ट डे से आप पीसीटी शुरू करोगे। और पीसीटी सेम वही नॉलवाडेक्स, क्लोमिड, टमोक्सिफेन मतलब टमोक्सिफेन सिट्रेट, क्लोमिफेन सिट्रेट एंड एचसीजी या एचएमजी होगी। और एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, आज मुझे किसी का मैसेज आया था कि सर मैंने एचसीजी यूज किया 5000, साथ में क्लोमिड और टमोक्सिफेन यूज करी, मेरा टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, और क्या आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हो? देखो, पीसीटी ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ करोगे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हमें उसका देखना पड़ता है कि पीछे से आप कब से चलाते हैं। सर एक चीज रहेगी, इसकी हाफ लाइफ 8 घंटे की है भाई, ऊपर लिखा रहेगा वहीं पे, तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 8 आवर्स की है। तो अगर आप इसको एक दिन में लेना चाहते हो और आपका स्लीप साइकिल जो है वो नियर अबाउट लेट सोते हो, तो आप 8-8 घंटे के गैप पे ले सकते हो। अगर आप टाइम पे सो जाते हो तो आप 6-6 घंटे के गैप पे ले सकते हो, या फिर अलार्म लगा के उठ के दोबारा भी ले सकते हो, ठीक है। सो आपके सिस्टम के अंदर ये 8 घंटे तक रहती है। क्लियर? तो हम उसकी बात कर रहे थे कि पीसीटी जो है वो कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैंने आपको 5000 आयु लिख के दे दिया, आप ये लगा लो आप ठीक हो जाओगे, या एक शॉट में लगा लो, 3 में लगा लो, 4 में, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है हमने कितना टेस्टोस्टेरोन लगाया है, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कितनी देर के लिए चला है, हमारी लैब रिपोर्ट्स क्या बोल रही है, एलएच कितना कम है, एफएसएच कितना कम है, टोटल स्पर्म काउंट कितना कम है, टोटल टेस्टोस्टेरोन कितना बढ़ा हुआ है, फ्री टेस्टोस्टेरोन कितना आ रहा है, सब कुछ कैलकुलेशन होने के बाद आपकी पीसीटी जो है वो एडजस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाला सिस्टम इसमें नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल पीसीटी करते हैं लेकिन रिवाइव नहीं होता, चौथे साल में जाकर रिवाइव हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल बहुत लंबा किया है लेकिन पहले महीने में रिवाइव हो गए। सो कुछ जीन्स, कुछ आपकी डाइट भी मैटर करेगी, हर चीज मैटर करेगी। हो जाता है, पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। सो इसकी पीसीटी आप नॉर्मल पीसीटी की तरह ही करोगे। बाकी आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो 16 एपिसोड हो चुके हैं, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके आएंगे, तब तक इसको देख लो, पसंद आए तो लाइक कर दो, और कुछ ज्ञान पाना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मैसेज करो, मैं जरूर। थैंक यू।